हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी क्या परिस्थितियां थी, क्या कारण रहे, उन कारणों की हमने विस्तृत विवेचना की। उसके बाद हमने अंतिम रूप में देखा कि जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्चड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सोराजेवो में एक षड्यंत्रकारी गेवेरिलो प्रिंसेप के द्वारा हत्या कर दी गई, तो यह घटना प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के लिए एक तात्कालिक कारण साबित हुई, क्योंकि इस घटना के फलस्वरूप ऑस्ट्रिया ने अपने राजकुमार की हत्या के लिए सर्बिया को उत्तरदायी माना और सर्बिया को दोषी मानते हुए उसने सर्बिया से कहा कि आपको हम 10 मांगों का एक मांग पत्र सौंपते हैं, जिनको आपको 48 घंटों के अंदर अंदर मानना होगा, स्वीकार करना होगा और अपना उत्तर देना होगा। सर्बिया ने उन सभी मांगों को पढ़ा, शर्तों को पढ़ा और राष्ट्रीय प्रभुसत्ता को ठेस पहुंचाने वाली 2 या 3 शर्तों को छोड़कर लगभग सभी शर्तों को उसने मान लिया। सर्बिया के उत्तर जो था वो ऑस्ट्रिया को सही नहीं लगा, संतोषजनक नहीं लगा, तो उसने क्या किया, 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध घोर युद्ध की घोषणा कर दी। सर्बिया ने अपनी तरफ से ये मांग रखी थी कि 10 में से 8 मांगें हमने स्वीकार कर ली हैं, 2 मांगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने की मांग को माना जाए, लेकिन ऑस्ट्रिया ने उसकी मांगों को मानने से मना कर दिया और उसने क्या किया कि 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यह केवल ऑस्ट्रिया और सर्बिया तक सीमित रहकर नहीं रह गया, क्योंकि जर्मनी जैसा देश ऑस्ट्रिया का समर्थन कर रहा था। दूसरी ओर हम देखें तो रूस जैसी महाशक्ति जो थी उसकी सहानुभूति किसके साथ थी, सर्बिया के साथ, क्योंकि वहाँ पर वो स्लाव देश था, सर्व जाति के लोग रहते थे और रूस की सहानुभूति सर्व जाति के प्रति थी, तो वो उन लोगों की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता था। तो जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को चुनौती दी तो रूस ने इसको चुनौती मानते हुए ऑस्ट्रेलियन राजदूत से कहा कि यदि सर्बिया को आपने अपमानित करने का प्रयास किया तो यह आपके लिए ठीक नहीं होगा, रूस इस मामले में तटस्थ नहीं रहेगा। इसी दौरान ब्रिटिश विदेश मंत्री विलियम ग्रे ने इस विवाद को सुलझाने के लिए लंदन में एक सम्मेलन बुलाने का विचार किया और जर्मनी से भी अनुरोध किया तार भेजकर कि आप भी इस मामले में मध्यस्थता करें, ऑस्ट्रिया को समझाएं। इसके बाद जर्मन चांसलर बेथमैन हॉलवेग ने रूस को सूचना भेजी और उससे कहा कि आप सेना न भेजें सर्बिया के पक्ष में, और दूसरी ओर ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री बर्कटोल्ड से बातचीत करी और आपसी विवाद जो था उनके बीच में उसको बातचीत के द्वारा हल करने की बात कही, लेकिन ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री बर्कटोल्ड ने यह जो बातचीत थी इसको मानने से मना कर दिया, सलाह अस्वीकार कर दी। इसी बीच रूस ने यह देखा कि यदि सर्बिया का उसने समर्थन नहीं किया तो बाल्कन क्षेत्र में जो रूस का दावा था वो कमज़ोर पड़ेगा, जर्मनी को प्रमुखता मिलेगी। ऐसी स्थिति में 30 जुलाई को रूस ने सर्बिया के पक्ष में अपनी सेनाओं को कूच करने की अनुमति दे दी, आक्रमण करने की अनुमति दे दी। अब इससे क्या हुआ बच्चों कि एक तरफ तो शांति स्थापना के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन जब ऑस्ट्रिया और रूस जैसे देशों ने इसको मानने से मना कर दिया तो रूसी सेना के कूच से ऑस्ट्रिया सर्बिया का जो युद्ध था अब रूस और जर्मनी के बीच में युद्ध में बदल गया। 2-3 महाशक्तियाँ और इसमें शामिल हो गई।
अब जर्मनी के सैनिक अधिकारियों ने अपने राजा को समझाया, केसर विलियम द्वितीय को, कि रूस युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। यदि जर्मन सेना थोड़ी भी देर से कूच किया, उन्होंने थोड़ी भी देरी हुई तो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है जर्मनी को। इस स्थिति में केसर विलियम द्वितीय ने जार को बोला, रूस के जार से, कि आप अपने सेना के आक्रमण करने के आदेश को वापस ले लें। लेकिन जब रूस ने ऐसा करने से मना कर दिया तो 1 अगस्त को जर्मनी ने क्या किया, रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इन्हीं परिस्थितियों में क्या हुआ कि 31 जुलाई को जब फ्रांस के राष्ट्रपति रूस के दौरे पर आए हुए थे तो जर्मनी ने फ्रांस से इस दौरान पूछा कि यदि रूस के साथ जर्मनी का युद्ध होता है तो इसमें आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा, आप किस तरह का रुख अपनाएंगे। तो फ्रांस ने साफ कहा कि फ्रांस सबसे पहले अपने हितों को ध्यान रखेगा, जो उसके देश के लिए सही होगा वो उसी तरह का कदम उठाएगा आगे चल के। ऐसी स्थिति में अब जर्मनी को महसूस हो गया कि फ्रांस, अगर जर्मनी और रूस का युद्ध होता है तो वह तटस्थ नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में 3 अगस्त को जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध भी युद्ध की घोषणा कर दी। इस समय इटली जैसे देश ने तटस्थ रहने की घोषणा कर दी। अब क्या हुआ, इसी दौरान कुछ परिस्थितियों में 4 अगस्त को ब्रिटेन भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अब हम देखते हैं कि इंग्लैंड जैसे देश को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। 2 अगस्त को क्या हुआ बच्चों, जर्मनी ने एक तटस्थ देश था लक्ज़मबर्ग, उस पर आक्रमण कर दिया। और 4 अगस्त को बेल्जियम ने इंग्लैंड से सहायता की मांग करी, क्योंकि बेल्जियम पर कौन नज़र रख रहा था, जर्मनी। तो इस तरह से जर्मनी और इंग्लैंड की शत्रुता बढ़ी और बेल्जियम ने अपनी सुरक्षा के लिए इंग्लैंड से प्रार्थना करी, क्योंकि इंग्लैंड 1839 में एक संधि हुई थी जिसमें उसने बेल्जियम की स्वतंत्रता की रक्षा करने का वचन दिया था। अब जर्मनी ने बेल्जियम से मांग करी कि उसकी सेनाओं को बेल्जियम की सीमाओं से होकर जाने दिया जाए। इसके बदले में जर्मनी बेल्जियम की स्वतंत्रता और समानता, अखंडता को बनाए रखेगा। लेकिन इन मांगों पर ध्यान देने के बजाय बेल्जियम ने क्या किया, इंग्लैंड से सहायता की याचना करी, प्रार्थना करी। ऐसी स्थिति में जब जर्मनी को यह पता लगा कि बेल्जियम इंग्लैंड की सहायता प्राप्त कर रहा है तो उसने बेल्जियम को यह धमकी दी आक्रमण की कि यदि जर्मनी की बातों को वह स्वीकार नहीं करेगा तो जर्मनी बेल्जियम के ऊपर आक्रमण कर देगा। ऐसी स्थिति में 4 अगस्त को इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 6 अगस्त को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एस्क्विथ ने युद्ध में शामिल होने के अपने 2 उद्देश्य बताते हुए युद्ध में अपने शामिल होने को पूर्णतः सही बताया और कहा कि हम एक पवित्र अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने के लिए इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं। और दूसरा, किसी भी देश द्वारा छोटी जातियों को कुचला नहीं जा सकता और शक्तिशाली राष्ट्र मनमानी करके छोटे राष्ट्रों पर अधिकार नहीं कर सकते। इस तरह की बात कह के इंग्लैंड युद्ध में शामिल हुआ। 7 अगस्त को मोंटेनेग्रो सर्बिया के साथ मिल गया। 23 अगस्त को जापान भी युद्ध में शामिल हुआ और उसने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। बर्लिन कांग्रेस के बाद टर्की के साथ जर्मनी का घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ था। इस कारण टर्की ने अपने साम्राज्य से निकले प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने की आशा से जर्मनी के साथ एक गुप्त संधि करी।
युद्ध के प्रारंभ की स्थिति में इन समस्त महाशक्तियों के होते हुए रोमानिया और इटली जैसे देश तटस्थ रहे। इसके बाद इटली के रुख को देखा जाए तो सबसे पहले जर्मनी ने इटली को प्रलोभन देने का प्रयास किया, लेकिन मित्र देशों ने इस स्थिति का फ़ायदा उठाया और उसने क्या किया कि इटली को 25 अप्रैल 1915 की लंदन की गुप्त संधि के द्वारा, जिसमें इटली, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस जैसे देश शामिल हुए थे, उसे अपनी तरफ मिला लिया। इसके बाद इटली ने 23 मई 1915 को अपने शत्रु ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आक्रमण करते हुए युद्ध में प्रवेश किया। इसके बाद बल्गारिया ने, बाल्कन देश थे, बाल्कन युद्ध के बाद से उसका रूस का विरोधी दृष्टिकोण था। उसने 1915 में जर्मनी के साथ संधि करी और 14 अक्टूबर को उसने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके बाद पुर्तगाल भी मार्च 1916 में युद्ध में शामिल हो गया। इसी दौरान शांति स्थापना के प्रयास भी चलते रहे। 18 दिसंबर 1916 को वुड्रो विल्सन ने शांति का प्रस्ताव रखा और जिसके अनुसार जर्मनी को उसने बोला कि अल्सास और लॉरेन के प्रदेश फ्रांस को लौटा दे और भविष्य में युद्धों को रोकने के लिए एक संघ का गठन किया जाए। लेकिन जर्मन सहित कई मित्र राष्ट्रों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी ने अपने नौसैनिक युद्धों, विशेषकर पनडुब्बी निर्माण को बढ़ावा दिया, जिससे युद्ध का माहौल और अधिक तैयार हुआ। अमेरिका ने नाराज होकर 3 फरवरी 1917 को जर्मनी के साथ अपने राजनीतिक संबंध त्याग दिए और जर्मनी ने अपना जो नौसैनिक में वृद्धि कर रहा था वो उसने जारी रखी। इसी बीच वुड्रो विल्सन ने पुनः जनवरी 1918 में अपने 14 सिद्धांतों की घोषणा करी और एक शांति प्रस्ताव रखा, लेकिन जर्मनी ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। रोमानिया जैसे देशों ने तटस्थ दृष्टिकोण अपनाया। ग्रीस मित्र राष्ट्रों की तरफ से इस युद्ध में शामिल रहा। अमेरिका जैसा देश ने सबसे पहले वुड्रो विल्सन के प्रभाव से प्रथम विश्व युद्ध के प्रति तटस्थता की घोषणा करी थी, लेकिन वहाँ पर एक घटना घटी जिसके फलस्वरूप 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस घोषणा के कुछ समय बाद ही क्यूबा, पनामा, ब्राज़ील, शाम, लाइबेरिया, चीन सहित मित्र राष्ट्र भी इस युद्ध में शामिल हो गए। अब हम देखेंगे कि क्या घटना थी जिसके फलस्वरूप अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ। 1915 में क्या हुआ बच्चों कि जर्मनी ने अपनी पनडुब्बियों की सहायता से लुसितानिया नामक एक अंग्रेजी यात्री जहाज को डुबो दिया, जिसमें क्या हुआ 1153 या 1200 के लगभग लोग उसमें सवार थे, जिसमें से लगभग 128 लोग अमेरिकी थे। इस घटना के बाद अमेरिका में जर्मनी के विरुद्ध असंतोष की भावनाएं काफ़ी जागृत हो गई। मार्च 1917 में जर्मन पनडुब्बियों ने 5 अमेरिकी व्यापारिक जहाज़ों को डुबा दिया। इस तरह से इन घटनाओं के बाद 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस तरह से हम देखते हैं कि एक के बाद एक लगभग कई देश शामिल होते गए युद्ध में। अब हम देखते हैं कि
किस तरह से इनका हस्तक्षेप बढ़ता गया। वुड्रो विल्सन के द्वारा शांति स्थापना के प्रयास भी किए गए, लेकिन वो सब असफल रहे। अमेरिका के प्रवेश के बाद जर्मनी ने अपने विस्तार को जारी रखा। 3 नवंबर 1918 को कील नहर में जर्मनी नेवी ने विद्रोह कर दिया। इसके बाद 3 मार्च 1918 को रूस द्वारा जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि और मई 1918 में धुरी राष्ट्रों के साथ रोमानिया द्वारा बुखारेस्ट की संधि कर लेने से जर्मनी को पूर्वी रणक्षेत्र में निर्णायक विजय प्राप्त हुई और उसकी शक्ति काफ़ी बढ़ी। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे क्या हुआ कि जो धुरी राष्ट्र थे, जिनका समर्थन जर्मनी के प्रति था, वो धीरे धीरे परास्त होते गए और जर्मनी के एकमात्र सहयोगी देश बाल्कन में बल्गारिया ने 29 सितंबर 1918 को, तुर्की ने 31 अक्टूबर को, ऑस्ट्रिया हंगरी ने 3 नवंबर को आत्मसमर्पण कर दिया। 9 नवंबर को जर्मन सम्राट विलियम केसर रासिहन को छोड़कर नीदरलैंड चला गया, जहां रहते हुए 10 नवंबर को जर्मनी में समाजवादी नेतृत्व में प्रजातंत्र की स्थापना की घोषणा की गई और उसके बाद 11 नवंबर को जर्मन शिष्टमंडलों ने युद्ध विराम दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इस तरह से हस्ताक्षर के बाद 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम हुआ। अधिकतर देशों ने युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए और मित्र राष्ट्रों की ओर से मार्शल फोच ने हस्ताक्षर किए और उसने कहा कि ये 20 वर्ष का युद्ध विराम है। इसके बाद युद्ध के जो घटनाएं घटित हुई उस पर अंतिम निर्णय लेने के लिए पेरिस शांति सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया गया और इन्हीं परिस्थितियों में 7 मई 1919 को शांति समझौते का प्रारूप तैयार कर लिया गया। इस दौरान 22 जून 1919 को क्लीमेंशू ने जर्मनी को हस्ताक्षर करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, लेकिन जर्मनी कुछ और समय चाहता था क्योंकि वो जो समझौते था उसके लिए तैयार नहीं था। उसमें जो शर्तें थी उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार नहीं था, उसकी शर्तों से संतुष्ट नहीं था। 28 जून 1919 तक क्लीमेंशू ने जर्मनी को मजबूर किया। ऐसी स्थिति में मजबूर होकर वर्साई के महल में जर्मनी को शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होना पड़ा और उसने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसे वर्साई की संधि कहा जाता है। बेल और मूलर जर्मन प्रतिनिधि थे जिन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि इस लंबे घटनाक्रम के बाद जिस तरह से विभिन्न देश इसमें शामिल हुए और किस तरह से मित्र राष्ट्रों की विजय के बाद धुरी राष्ट्रों को समर्पण करने के लिए बाध्य होना पड़ा, किस तरह से जर्मनी की पराजय हुई, जर्मनी का नेतृत्व धीरे धीरे कम होता गया और जर्मनी को वर्साई की संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम रहे, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। वर्साई की संधि और पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में कि इसमें जर्मनी को दोषी मानते हुए उस पर क्या क्या बाध्यकारी प्रावधान रखे गए और उसने किस तरह से इनको स्वीकार किया। धन्यवाद।